एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयंत क्लासेस पे। अभी देखिए हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट, इसका नाम है रियल नंबर और इसकी एक्सरसाइज जो है 1.1 इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन से पहले इसकी स्टेटमेंट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं पहले, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए सबसे पहले यूक्लिड डिविजन्स एल्गोरिथम आपके सामने लिखा हुआ है, इसका यूज करके अपने को एचसीएफ फाइंड करना है। तो पहले जान लेते हैं यूक्लिड डिविजन्स एल्गोरिथम क्या है। तो पहले यूक्लिड के बारे में, यूक्लिड जो थे उनको फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। ज्योमेट्री हमारे मैथ की सबसे पुरानी ब्रांच है। यूक्लिड के अकॉर्डिंग उन्होंने एक बुक लिखी थी द एलिमेंट। उस बुक के अकॉर्डिंग टोटल 13 चैप्टर थे और हर चैप्टर कहीं ना कहीं एक बुक के इक्वल माना जाता है। इन्होंने काफी ज्यादा डेफिनेशंस दी हैं, जिस तरह से हम कह सकते हैं लाइन, लाइन सेगमेंट, रेज, बहुत सारे पोस्टुलेट्स यूक्लिड के द्वारा दिए गए जिनको आज भी सही माना जाता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन से आप सभी भली भांति परिचित हैं। डिविजन्स डिवाइड यानी कि बांटने की एक प्रोसेस है। इसके बाद बात आती है एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम किसी काम को करने का स्टेप वाइज स्टेप तरीका होता है या स्टेप वाइज स्टेप प्रोसीजर हम कह सकते हैं। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए यूक्लिड के स्टेप क्या क्या होते हैं। सबसे पहले डिविडेंड हमारा इक्वल होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसको थोड़ा सा नॉर्मल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब क्या लिखा हुआ है। तो मान लीजिए आपके पास कोई नंबर ए है जिसको आप किसी दूसरे नंबर बी से डिवाइड करना चाहते हैं। तो उस नंबर के अकॉर्डिंग यदि आप इसको डिवाइड करते हैं तो मान लेते हैं यहाँ पे कुछ क्वोशेंट आपके पास आएगा और जब आप इस पूरे डिवाइड को सोल्व कर दोगे तो आपके पास यहाँ से कुछ रिमाइंडर भी बचेगा। तो ये वाला जो डिवाइड है इसके कुछ स्टेप लिखे जाते हैं। जैसे बचपन में टीचर हमसे कहता था कि आपने सॉल्यूशन निकाल लिया है, आप अभी इसको चेक करके बताइए कि क्या आपने ये कंप्लीट डिवाइड किया कि नहीं किया, या अच्छी तरह से आपका डिवाइड हुआ या नहीं हुआ। तो उस केस में हम किस तरह से लिखते थे, हम इस तरह से लिखा करते थे, जो ए होता है हमारा यानी कि जो डिविडेंड होता है वो हमेशा इक्वल होता है बी मल्टीप्लाई क्यू यानी कि डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट के। हम इसको बी क्यू लिख सकते हैं यहाँ पे। देन बाद में हमेशा रिमाइंडर को ऐड किया जाता है, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा। आप इस कंप्लीट वैल्यू को देख पा रहे हो जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशेंट और रिमाइंडर के सम के इक्वल ही है। यानी कि उस समय हमको ये पता नहीं होता था कि क्या ये यूक्लिड डिविजन्स एल्गोरिथम है या कुछ और है। तो इसको हमने अभी 10th क्लास में यूक्लिड डिविजन्स एल्गोरिथम का नाम दिया है। तो इसी तरह से अपने को एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं अभी फर्स्ट वाला पार्ट। तो देखिए फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। सबसे पहले आपको यदि एचसीएफ निकालना है तो इन दोनों नंबरों में से आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 225 जो नंबर है वो 135 से बड़ा है या ग्रेटर है। तो इसके लिए आप इसमें 225 को पहले डिविडेंड मान के चलेंगे। तो यहाँ पे हमने 225 को डिविडेंड मान लिया है। इक्वल में क्या लिखेंगे, 135 को डिवाइजर का नाम देंगे, 135 आप यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में कुछ क्वोशेंट और कुछ रिमाइंडर बचेगा, तो इसलिए उसके स्टेप को मैं साइड में आपको करके दिखा रहा हूं किस तरह से ये बचने वाला है। तो देखिए सबसे पहले 225 आप यहाँ पे लिख लेंगे इस तरह से। देन डिवाइड करेंगे आप 135 से। तो आपने यहाँ पे डिवाइड कर दिया मान लेते हैं। जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये वनजा पे चला जाता है और वनजा पे जाने के बाद आपके पास वैल्यू ये देता है, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास यहाँ से 90 बच जाएगा। उसके बाद फिर से आप इस प्रोसेस को आगे बढ़ाओगे। अब की बार हमारा जो डिविडेंड है वो 135 बनेगा, इसलिए उसको यहाँ पे लिख लिया जाएगा। अगेन फिर
90 क्योंकि हमारा यहाँ पे रिमाइंडर बचा हुआ था, तो इस वाले 90 से फिर आप इसको डिवाइड करोगे। तो हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 1 पे फिर चला जाता है, और जिसके बाद आपके पास यहाँ पे 90 आता है। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 45 आएगा, और 45 आने के बाद फिर से आप प्रोसेस को आगे बढ़ाओगे। 90 अब की बार हमारा डिविडेंड बनेगा। 45 का डबल करते हैं तो हमारे पास 90 आता है, तो यहाँ पे डबल कर लेते हैं, या 90 आ जाएगा। और इस तरह से आपने क्या देखा कि यहाँ पे ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। जब ऐसा हो जाता है तो उस केस में सबसे लास्ट वैल्यू जो पूरा पूरा डिवाइड करती है उसको HCF कहा जाता है। ये चीज हमने पहले भी सीखी हुई है, लेकिन इसी के कंप्लीट स्टेप को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम कंप्लीट स्टेप कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे 135 तक कंप्लीट कर लिया था। अब इसके बाद बात आती थी क्वोशेंट की। क्वोशेंट क्या लिखना था, तो क्वोशेंट यहाँ पे क्या बना हमारा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्वोशेंट हमारा यहाँ पे 1 बन गया है। तो मल्टीप्लाई 1 चलेंगे, प्लस कुछ रिमाइंडर निकला था हमारे पास। तो रिमाइंडर क्या था आप यहाँ देख रही हैं, 90 हमारे पास निकला हुआ था। तो यहाँ पे हम 90 लिख लेते हैं। इस तरह से आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेप निकालने के लिए अब की बार 135, क्योंकि यहाँ आप देखिए हमने यहाँ पे इसको डिविडेंड लिया था, तो इसलिए इसको आपको यहाँ पे आगे रखना पड़ेगा। इज इक्वल टू 90 हमारा रिमाइंडर था, तो अब की बार इसको हम डिवाइजर मान के चलेंगे और 1 पे लेके चलेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं 1 पे लेके चले थे हम, प्लस कुछ रिमाइंडर बचा हुआ था 45, तो 45 यहाँ पे लिख लिया गया था। इस तरह से फिर प्रोसेस आगे बढ़ती थी हमारी, और उसमें जो 90 था उसको डिविडेंड मान लिया गया था, एंड जो रिमाइंडर होता है उसको हमने यहाँ पे डिवाइजर की तरह लिया था। तो हम यहाँ पे इसको 45 को डिवाइजर ले लेते हैं, मल्टीप्लाई ये 2 पे चला गया था, जिससे हमारे पास रिमाइंडर 0 बचा हुआ था। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे HCF 45 निकल के आ गया था। सो इसका आंसर लिख लेते हैं, HCF ऑफ 135 and 225 is 45। तो इस तरह से आपका आंसर निकल जाता है। ये यूक्लिड डिविजन्स एल्गोरिथम का यूज करके निकाला हुआ आपका आंसर है। तो अभी आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तभी तक के लिए मैं इस कंप्लीट को इरेज कर रहा हूं, और अभी हम इसके बाद करेंगे इसका सेकंड वाला पार्ट। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तभी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर से शुरू करते हैं। अब की बार हम इसका कर रहे हैं सेकंड वाला स्टेप। सेकंड वाला पार्ट हम इसका भी सोल्व कर रहे हैं। तो देखिए पहले वाले ही कॉन्सेप्ट का यूज करना है, उसको एक बार फिर से मैं लिख देता हूं आपके सामने। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये मैंने पहले लिखा हुआ था, अब की बार मैं आपके सामने फिर से लिख रहा हूं ताकि आपको हर स्टेप याद रहे। तो अभी हम कर रहे हैं इसका सेकंड स्टेप। सेकंड वाला पार्ट हमें सोल्व करना है, तो सेकंड ले लेते हैं। वही फिर से सेम है, इन दोनों के अंदर कौन ग्रेटर है वो आप सबसे पहले चेक करोगे। तो हमने यहाँ क्या देखा, 38,220 जो है वो ग्रेटर रहेगा 196 से। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 38,220 को डिविडेंड मान लेंगे। 38,220 को यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरह से। उसके बाद 196 हमारा डिवाइजर बनेगा, इसलिए इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वोशेंट आएगा और कुछ यहाँ पे रिमाइंडर आएगा। तो उसके लिए पहले अपने को डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं, साइड में डिवाइड कर रहा हूं मैं। 38,220 को डिवाइड कर लेते हैं 196 से। इस तरह से कर लेते हैं। अभी देखिए सबसे पहले आपको 1 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तभी आपके पास यहाँ से 196 आएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ से आपके पास 8 बचेगा और यहाँ से आपके पास 1 बचेगा, यानी कि 186 आपके पास बचेगा। इसके बाद हम 2 को उतार लेते हैं। 2 को उतारने के बाद आपको 196 को 5 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, सॉरी 9 से आपको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे आप इसको 9 पे लेके चलते हैं। चलिए 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
9 6 जा 54, 5 कैरी चला गया, 9 9 जा 81, 81 एंड 5 किया तो 86 हो गया, 8 कैरी चला गया, 9 1 जा 9 एंड 8 17, 1764 आपका यहाँ पे आएगा। इसको फिर सब्ट्रैक्ट कीजिए। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ से 8 बचेगा और यहाँ से आपके पास 9 बचेगा। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, 0 को उतार लेते हैं। 0 को उतारने के बाद जब 196 की मल्टीप्लाई आप 5 के साथ करते हो, यानी कि ये 5 जा पे चला जाएगा, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 980 ही आएगी। देन सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास आंसर यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पे रिमाइंडर से आगे हमारा कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, यानी कि हम आगे डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में 196 ही आपका HCF बनेगा। तो इसके स्टेप को लिख लेते हैं। 196 हमने पहले से लिखा था, अब की बार 195 जो है वो हमारा क्वोशेंट बना हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। प्लस जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे 0 आया हुआ है, तो 0 लिख लेते हैं। इसके बाद आप देख पा रहे हैं ये वाला स्टेप आगे बढ़ने वाला नहीं है, तो ये यहीं का यहीं रुक जाएगा। तो जो वैल्यू कंप्लीट डिवाइड कर देती है उसको HCF कहा जाता है। सो HCF ऑफ 38,220 एंड 196 इज 196, यानी कि 196 ने दोनों ही नंबरों को कंप्लीट डिवाइड किया तो उसका फैक्टर बन गया, और फैक्टर कैसा है? हाईएस्ट, इसलिए इसको HCF कहा जाएगा। तो देखिए अभी तीसरा क्वेश्चन जो है वो तीसरा जो पार्ट हमारा है वो पार्ट मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। आप इसको सोल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स के अंदर अपना आंसर आप सभी लिखेंगे। अभी देखिए हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, रियल नंबर चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th का है, ये एक्सरसाइज 1.1। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट एक बार मैं सभी को क्लियर कर देता हूं, उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले सुनिए जरा, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। मतलब कि ये कहा गया है इस क्वेश्चन के अंदर कि अपने को कोई ओड पॉजिटिव इंटीजर्स बताने हैं जो कि 6q + 1 की फॉर्म में होगा, 6q + 3 फॉर्म में होगा और 6q + 5 फॉर्म में होगा। यानी कि कहने का इस क्वेश्चन का जो मतलब है मेन, या इसको ऐसे भी आप कह सकते हो कि जब भी हम किसी नंबर को 6 से डिवाइड करते हैं या 6 हमारा जो डिवाइजर होगा, उस केस में हमारे पास जो ओड इंटीजर आएंगे या ओड रिमाइंडर हमारे पास आएंगे वो क्या क्या हो सकते हैं? वो 1 हो सकता है, वो 3 हो सकता है या वो 5 हो सकता है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेट कर लेना है। लेट A be any पॉजिटिव इंटीजर। तो इस तरह से आप पहले इसको लेट कर लोगे। A कोई नंबर है जो एक पॉजिटिव इंटीजर है, एंड B इज डिवाइजर। B को हमने ऐसे डिवाइजर लेट कर लिया, वेयर B की वैल्यू आपको दे रखी है तो आप B की वैल्यू लिख लेते हैं, वेयर B इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे जो 6 हमारा है वो एज ए डिवाइजर का काम करेगा। देन बाय यूक्लिड डिविजन्स लेमा, तो हम यहाँ पे यूक्लिड का डिविजन्स लेमा यूज करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग कैसे होगा देखिए कैसे। सो A इज इक्वल टू B Q + R। तो ये A इज इक्वल टू B Q + R क्या है, इसको एक बार मैं थोड़ा डिफाइन कर देता हूं साइड में। तो देखिए इसमें मान लीजिए आपको कोई नंबर A दिया गया जिसको हमने डिवाइडेंड लिया है, और उसको डिवाइड करने के लिए किसी दूसरे नंबर का यूज करते हैं B, जो कि हमारा यहाँ पे 6 है। इसको हम बाद में सोल्व करेंगे, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं। B, जब आप इसको A को किसी नंबर B से डिवाइड करते हो तो आपके पास यहाँ पे कुछ क्वोशेंट बचेगा। इसको सोल्व करने के बाद आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर की डिफरेंट पॉसिबिलिटी हो सकती है।
तो वो मैं आपको बताता हूँ साइड में कि रिमाइंडर क्या हो सकता है। वेयर आर को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, उसको कई बार 1 मार्क्स से क्वेश्चन में पूछा जाता है सीबीएसई के अंदर। देखिए, यदि आपकी वैल्यू बी ए को कंप्लीट डिवाइड कर देती है तो आपका रिमाइंडर जो आएगा वहां पे 0 रिमाइंडर आएगा। यदि वो उसको पूरा डिवाइड नहीं करती है तो 0 रिमाइंडर आने के चांस नहीं है, वहां पे कुछ न कुछ आपका और रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पे जो आर है यानी कि जो रिमाइंडर है हमारा, वो क्या हो सकता है, 0 के इक्वल हो सकता है और साथ में 0 से बड़ा भी हो सकता है। लेकिन हमेशा ही वो रिमाइंडर बी से छोटा रहता है, यानी कि डिवाइजर से छोटा रहता है रिमाइंडर। तो हमेशा आप क्या लिखोगे इसको, लेस देन बी। तो यहाँ पे आर की वैल्यू आपको मालूम पड़ गई किस तरह से आपको लेनी है। या इसको और लिख सकते हैं हम, और दूसरे केस में लिख सकते हैं, ए कोई नंबर है, बी हमारी वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, 6 थी, हम 6 को लिख लेते हैं, 6 क्यू हमारा क्यूसेंट बचा हुआ था, प्लस आर, वेयर आर किसके इक्वल हो जाएगा अभी, आर इक्वल हो जाता है हमारा यहाँ पे 0 से बड़ा होगा आर, लेकिन छोटा किससे कह सकता हूं मैं, बी से। तो बी हमारा यहाँ पे क्या है, 6 है, 6 को हमने यहाँ पे डिवाइजर लिया है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ऐसा लेने के बाद देखिए आप मान लेते हैं कि जो a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 है वो हमारी एक इक्वेशन बन जाती है, इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। ऐसा लेट करने के बाद आपको इसमें r की डिफरेंट वैल्यूज को पुट करना है। r की वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारा r होगा वो क्या हो सकता है, r की डिफरेंट वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इस तरह से आप 5 वैल्यू ले सकते हो। 6 नहीं होगी वैल्यू, क्योंकि कभी भी हमारा जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर के इक्वल नहीं हो सकता, उससे हमेशा छोटा रहता है। इसलिए यहाँ पे जो सिंबल यूज किया गया है आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लेस देन का सिंबल हमने यूज किया है। तो सारे के सारे जो डिफरेंट वैल्यू उनको हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में। पुट r इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 इन इक्वेशन 1। वी गेट, अपने पास क्या क्या वैल्यूज आएंगी, जैसे हम पुट करते हैं बारी बारी से रखेंगे तो अपने पास कुछ डिफरेंट आंसर आएंगे। जैसे मान लीजिए a इज इक्वल टू 6q आएगा पहले केस में, जब आप यहाँ पे r को 0 पुट कर दोगे तो 0 बन जाएगा, तो इससे अपने पास 6q आएगा। यदि हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ सकती है, 6q प्लस 1 आ सकती है। यदि हम 2 रखते हैं तो यहाँ पे 6q प्लस 2 आ सकता है। इसी तरह से इनको आगे लिखते हैं, 6q प्लस 3 आपके पास आ सकता है, 6q प्लस 4 हमारे पास आ सकता है, और 6q प्लस 5 हमारे पास आ सकता है। लेकिन हमारे क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग ये लिखा गया है कि इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज आपकी आएंगी वो ओड फॉर्म में होंगी। तो ओड वाली कौन कौन सी फॉर्म हो सकती है हमारे पास, ये हो सकती है 6q प्लस 1 वाली फॉर्म, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 वाली फॉर्म। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ओड फॉर्म कौन कौन सी आपकी बनेगी। ओड फॉर्म कौन कौन सी होंगी, क्या क्या बनेगी ओड फॉर्म आपके पास, एक तो ये वाली बनेगी, क्योंकि देखिए इसका रीजन होता है, आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं साइड में कि ऐसे क्यों बनेगा। कोई भी नंबर इवन जब मल्टीप्लाई किया जाता है किसी ओड नंबर से तो हमेशा रिजल्ट हमारे पास इवन आता है। इस तरह से यदि कोई नंबर इवन से मल्टीप्लाई होता है तो वो भी हमारा इवन ही बनेगा, यानी कि ओवरऑल में इवन के साथ मल्टीप्लाई चाहे वो ओड की रही हो चाहे वो इवन की रही हो, रिजल्ट हमेशा इवन ही आते हैं। लेकिन यदि हम किसी इवन नंबर के अंदर ओड को ऐड कर देते हैं तो रिजल्ट हमेशा हमारे पास ओड ही आता है। तो देखिए साइड में अभी इसके थोड़े आंसर बता देता हूं आपको। आप यहां देख पा रहे हैं 6 हमारा एक इवन नंबर है, और यहाँ पे क्यू, अभी क्यू यहाँ पे प्रॉपर डिफाइन नहीं किया गया कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, सॉरी ये नंबर हमारा इवन है या ओड है। तो यहाँ पे हम सोचेंगे कि 6 से जब इसकी मल्टीप्लाई हुई तो ये नंबर कैसा बना हमारा, यहाँ पे ये इवन बन जाएगा, ये फर्स्ट केस में इवन रहेगा। सेकंड केस में यदि 6 हमारा इवन है और 1 उसमें हम ऐड कर रहे हैं तो इवन में जब 1 ऐड होता है तो उस केस में ओड ही बनता है, यानी कि हमारे पास ओड फॉर्म कौन कौन सी बनी,
एक तो बन गया 6Q + 1। इसी तरह से नेक्स्ट फॉर्म जो बनेगी वो 6Q + 3 बनेगा और लास्ट जो हमारे पास है वो 6Q + 5 बनेगा। तो ये हमारा आंसर बनेगा भी। इसकी अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट में कहा गया था इसी तरह से अपना आंसर बनता है। अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 10 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर चैप्टर का नाम है। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने से पहले हम स्टेटमेंट को एक बार समझ लेते हैं। An army contingent of 616 members is to be marched behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to be marched in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो हिंदी में जरा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं आपको मैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दो ग्रुप बनाए गए हैं। एक परेड हो रही है जिसके अंदर दो ग्रुप बने हुए हैं, जिसमें से 32 मेंबर्स परेड के आगे चले हुए हैं आर्मी का बैंड लेकर। उसके बाद 616 मेंबर ऐसे हैं जो पीछे पीछे मार्च कर रहे हैं। तो अभी अपने को ये बताना है कि कितने नंबर ऐसे हैं, कितने मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम बनेंगे जिसके अंदर वो मार्च कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको HCF निकालना होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। सो HCF ऑफ 616 एंड 32। तो HCF निकालने के लिए आप कोई भी नॉर्मल मेथड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि आपको यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम का यूज करके ही HCF निकालना है, लेकिन मैं जो यहाँ पे निकाल रहा हूँ वो यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम का यूज करके HCF निकाल रहा हूँ। तो सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को आप देख लीजिए, इसमें 616 या 32 में से कौन ग्रेटर है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं 616 इज ग्रेटर देन 32। तो इसलिए बाय यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम उसके अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास। तो यहाँ पे लिखिए बाय यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं बाय यूक्लिड डिविजन लेमा। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। यानी कि यहाँ पे हम 616 को सबसे पहले लिखेंगे, उसकी इक्वल में रखेंगे 32 को, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको डिवाइजर की तरह लिया है। मल्टीप्लाई कुछ क्वोशिएंट आएगा और कुछ यहाँ पे रिमाइंडर हमारा निकल के आने वाला। तो सबसे पहले इसको एक बार डिवाइड कर लेते हैं। देखिए डिवाइड कर लेते हैं 616 को हमने डिवाइड कर लिया 32 से। डिवाइड करेंगे तो ये 1 पे चला जाएगा। 32 से डिवाइड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन यहाँ से हमारे पास बचेगा 9 और यहाँ से हमारे पास 2। इसके बाद हम 6 को उतार लेते हैं। देन इसके बाद ये वैल्यू आपकी 9 पे चली जाएगी। 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे 8 आएगा। उसके बाद 9 3 27 एंड 28, तो 288 आपका यहाँ से आ जाएगा। देन सब्ट्रैक्ट कीजिए अगेन, फिर यहाँ से जो वैल्यू आपके पास बचेगी वो आ जाएगी 8। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे 32 है इस वैल्यू को यहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 32, इसको हम डिवाइडेंड की तरह लेके चलेंगे। फोर्जा पे चला जाएगा और 32 ये कंप्लीट आने के बाद यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। इसलिए जो लास्ट वैल्यू यहाँ बचेगी वो हमारा HCF होगा। एक बार इस स्टेप को फटाफट लिख लेते हैं। 32 देखिए हमने यहाँ पे 19 पर लेके चले थे, तो यहाँ पे हम 19 लिख लेते हैं, हमारा क्वोशिएंट आया हुआ था, प्लस रिमाइंडर हमारे पास यहाँ से 8 बचा हुआ था, तो 8 लिख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, 32 को आगे लिख लेना है यहाँ पे, यानी कि आपको इसको डिवाइडेंड की तरह लेके चलना है। उसके बाद 8 से आप इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कुछ क्वोशिएंट आएगा, तो वो हमारे पास यहाँ देख पा रहे हैं 4 आया हुआ है, तो हम 4 ले लेते हैं, प्लस रिमाइंडर यहाँ पे 0 निकल चुका है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये कंप्लीट प्रोसेस हो चुकी है यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, और हमारा HCF निकल के आ गया यहाँ पे 8। सो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम कितने बनाए जा सकते हैं। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे भाई, यहाँ पे हो जाते हैं 8।
तो ये हमारा आंसर बनेगा। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसकी स्टेटमेंट जरा एक बार समझ लेते हैं। Use Euclid division's lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं ये क्या लिखा हुआ है, उसके बाद हम इसका जनरल कॉन्सेप्ट है उसको करेंगे। देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं आपको कोई नंबर दिया गया, सपोज कीजिए आपको एक नंबर 9 दिया गया है और आप उसको एक नंबर 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी और यहाँ पे आपके रिमाइंडर बचेगा 0। उसके बाद मान लेते हैं कि दूसरा नंबर कोई आपको दिया गया है जो 10 है और उसको आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसके बाद जो आपके पास यहाँ से रिमाइंडर बचा हुआ है वो हमारे पास बचता है 1। इसी तरह से मान लेते हैं कोई दूसरा नंबर आपको दिया गया है, सपोज 11 आपको दिया गया है और आप उसको 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 से डिवाइड करने के बाद आपके पास यहां से रिमाइंडर बचता है 2। तो इस तरह से हमने ये सीख लिया कि जब भी हम कोई डिवाइजर 3 लेते हैं, डिवाइजर यदि हम 3 लेते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटी रहती है 0, 1 और 2। ये फर्स्ट केस है जिसके अंदर हमने किसी नॉर्मल नंबर को डिवाइड किया है। अब उसके बाद यदि आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट में चलें तो वहां पे कंडीशन लगाई गई है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो अब की बार चलो मान लेते हैं एक बार स्क्वायर कर लिया जाए, तो उसके बाद देखते हैं रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या क्या हो सकती है। देखिए, सबसे पहले यदि आपको नंबर 9 दे रखा है और आप इसी 9 का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास यहाँ पे 81 आता है और उसको आप जब 3 से ही डिवाइड करते हैं, इस केस में जो आपका डिवाइजर रहेगा वो सेम रहेगा 3। तो मान लेते हैं आपने यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने के बाद आप यहाँ देखिए 6 आएगा यहाँ पे, उसके बाद 2 और 1, यानी कि जब आप इसको 7 पे लेकर चलते हैं तो आपके पास यहाँ से 21 बचता है और हमारे पास रिमाइंडर यहाँ से 0 आता है। सेकंड केस को देखते हैं। यदि हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास यहाँ से 100 बचता है और 100 को जब आप 3 से डिवाइड करते हैं, तो इसको मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, 33 के ऊपर हम इसको कंप्लीट डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यहाँ से 99 आएगा और हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा। अब थर्ड केस ले लेते हैं। इसमें 11 का हम स्क्वायर कर रहे हैं, 11 का स्क्वायर हमारे पास 121 होता है और उसको जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यहाँ से देखिए क्या बचेगा, 3 4 जा 12, तो हमारे पास यहाँ 0 बचता है और उसके बाद यहाँ से हम 1 उतार लेते हैं। देखिए 1 हमारा रिमाइंडर बच चुका है, यानी कि जब हमने डिवाइजर लिया 3 तो यहाँ पे रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या क्या रहती है। यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर हम देख पा रहे हैं 0 निकलता है, या दोनों केस में आपने देखा यहाँ पे कि वो 1 निकला हुआ है। यानी कि हमने यहाँ ये सीख लिया कि जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं, फोर्थ पावर लेते हैं, तो रिमाइंडर के ऊपर डेफिनेटली उसका इफेक्ट पड़ता है और रिमाइंडर जो पहले आने चाहिए थे उसकी संख्या से कम होके कुछ अलग रह जाती है। तो आइए अभी करते हैं इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, इसको जर्नल वे में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको ये बेसिक चीजें समझ में आ गई होंगी। तो एक बार मैं इसको कंप्लीट को इरेज कर रहा हूं, तो चलते हैं आगे। चलिए मान लेते हैं अब की बार इसको थोड़ा सा जर्नल वे में पढ़ना है। तो सबसे पहले यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम पढ़ लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आपको इसमें लेट करना पड़ेगा, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले हमने इसको पॉजिटिव इंटीजर्स मान लिया, एंड बी एनी डिवाइजर। इस तरह से हम डिवाइजर ले लेंगे जहां पे b की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी मिलेगी, यहां पे देख पा रहे हैं आप, यहां पे 3 लिखा हुआ है, तो वेयर b इज इक्वल टू 3, b की वैल्यू हमारे पास यहां से 3 हो जाएगी। सो बाय यूक्लिड डिविजन लेमा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा,
हम यूक्लिड डिविजन लेमा का यूज करेंगे। तो ये हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे इसके स्टेप बनते हैं देखिए, एक बार फिर लिख देता हूं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इस तरह से आप देखेंगे यूक्लिड डिविजन लेमा की स्टेप हमारे बनेंगे। अब यहां देखिए डिविडेंड हम मान के चलते हैं कि अपने को जो डिविडेंड दिया गया है वो ए दिया गया है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ए रख लेते हैं। इज इक्वल टू डिवाइजर हमारा इस केस में बी है, तो बी को हमने 3 लेट किया है, तो एक बार ऐसे लिख लेते हैं बी क्यू, क्यू मीन द क्वोशिएंट एंड आर मीन द रिमाइंडर। वेयर आर, देखिए आर कहां पे लाई करेगा, तो ये कई बार सीबीएसई के अंदर 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर की वैल्यू कहां लाई करती है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आर देखिए कभी जब वैल्यू हमारी कंप्लीट डिवाइड होती है तो उस केस में हमारा रिमाइंडर बचता है 0 के इक्वल। यदि 0 से हमारी वैल्यू बड़ी आती है रिमाइंडर के केस में, तो उसके बाद आपकी जो आर है वो हमेशा बी से कम रहेगी, इस तरह से। और इसको हम और तरह से लिख सकते हैं, दूसरी तरह से a इज इक्वल टू बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 3 है, क्योंकि 3 हमने इसको डिवाइजर लिया है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 3q प्लस आर। वेयर आर कहां से कहां तक लाई करेगा, देखिए हमने जब बेसिक किया था तो उस केस में हमने क्या देखा था, जब 3 से हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वहां पे रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटी कितनी होती है, वहां पे 3 रह जाती है। कौन कौन से रिमाइंडर आ सकते हैं, 0, 1, 2, तो ये 3 रिमाइंडर आपके पास यहां से आ सकते हैं। तो हम मान लेते हैं आपको ये a इज इक्वल टू 3q प्लस आर जो है वो फर्स्ट इक्वेशन दी गई है। अब आपको यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू को पुट करना है। पुट r इज इक्वल टू 0, 1, 2 इन इक्वेशन 1। तो 1 में हमने पुट कर लिया, हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आएंगी जरा देखते हैं। a इज इक्वल टू, जैसे देखिए फर्स्ट इक्वेशन में हम r की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो वहां पे आपके पास आंसर आता है 3q, या आ सकता है 3q प्लस 1, या आ सकता है 3q प्लस 2। तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज आपके पास आती हैं। ये हमारा वो बेसिक कॉन्सेप्ट है जहां मैंने फर्स्ट केस में ये दिखाने की कोशिश की थी कि जब भी किसी नॉर्मल नंबर को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 तरह के रिमाइंडर हमारे पास आते हैं। 0 रिमाइंडर आ सकता है, 1 रिमाइंडर आ सकता है, या 2 रिमाइंडर आ सकता है। एक बार मैं कंप्लीट इसको इरेज कर रहा हूं और उसके बाद हम चलेंगे आगे वाली स्लाइड के ऊपर। तो तभी तक के लिए आप इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए अभी हमारे पास एज की कुछ डिफरेंट वैल्यू आई हुई थी। ए की हमारी वैल्यू कौन कौन सी थी, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 3q थी, उसके बाद 3q प्लस 1 हमारे पास निकला हुआ था, और थर्ड केस में 3q प्लस 2 हमारे पास निकला हुआ था। चलिए अभी हम स्केयर की कंडीशन इसके ऊपर लगा देते हैं। तो सबसे पहले मैंने नॉर्मल किया है, अब की बार हम स्केयर की कंडीशन लगा रही हैं। तो यहाँ पे हमारे 3 केस बनेंगे, और हर केस में ये दिखाने की कोशिश होगी कि जो रिमाइंडर आ सकता है वो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। किसी केस में भी हमारे पास रिमाइंडर 2 नहीं आएगा, ये हमको दिखाना है। केस फर्स्ट ले लेते हैं। इस केस के अकॉर्डिंग देखिए हमारी a की वैल्यू 3q के इक्वल है। स्केयरिंग दोनों तरफ करेंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। इस तरह से स्केयर कर देना है, क्योंकि स्केयर के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को पूछा गया है, तो स्केयर हम कर देते हैं। स्केयर करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे a स्केयर आएगा, इज इक्वल टू, यहां से जब आप स्केयर करते हैं तो यहाँ पे बनता है आपका 3q होल स्केयर, और a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आइए, यहाँ पे अपने को 3m की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइजर वही रखेंगे जो पहले लिया गया था, यानी कि हम 3 को ही डिवाइजर मान के चलेंगे। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आप बाहर निकाल लीजिए ब्रैकेट से, और उसके अंदर आप कैसे लिख लोगे, इसको ऐसे लिख लोगे 3q स्क्वायर। अब देखिए जब भी हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई तो यहाँ पे क्वोशिएंट आएगा ही आएगा, उसको चाहे हम 3q स्क्वायर का नाम दे या
m का नाम दे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और ये पीछे का पोर्शन है इसको हम यहाँ पे m लिख सकते हैं और साइड में लिख देंगे कि m क्या है हमारे पास, वेयर m इज इक्वल टू 3 क्या स्क्वायर। तो देखिए आपका फर्स्ट केस आ चुका है, इस केस को एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। a स्क्वायर हमारा कोई नंबर है जिसको डिवाइड होना है, 3 हमारा डिवाइजर है और क्वोशिएंट हमारे पास बचेगा जिसकी वैल्यू m है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बचा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, हमने फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है। अभी चलते हैं इसके केस नंबर 2 पे। केस सेकंड इस तरह से लेंगे। केस सेकंड के अकॉर्डिंग देखिए a जो है वो हमारा 3q प्लस 1 के इक्वल दिया गया है, इस तरह से लिख लेते हैं। अगेन फिर स्केयरिंग आपको करनी है, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। इस तरह से स्केयरिंग कर लेते हैं। स्केयरिंग करने के बाद मैं इसको डायरेक्टली कर रहा हूं, कैसे होगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी आपकी a प्लस बी होल स्क्वायर वाली, इसको ओपन करेंगे तो कैसे दिखाई देगा, a इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, इस तरह से आपको ये दिखाई देगा। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, 9q स्क्वायर 6q को पहले लिख लेते हैं और बाद में हम 1 ले लेंगे। अब यहाँ देखिए अपने को यहाँ पे 3 को कॉमन निकालना है क्योंकि 3 को हमने यहाँ पे डिवाइजर लेट किया हुआ है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन निकाल देंगे, यहाँ से पॉसिबल नहीं होगा 3 को कॉमन निकालना, तो यहाँ से 3 जब कॉमन निकाला जाएगा तो आपके पास यहाँ से बचने वाला है 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। तो हम यहाँ पे जो ये वैल्यू है इसको क्या लेट करेंगे, m लेट करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से आप इसका रिजल्ट देख पाएंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। तो इस तरह से आपने देख लिया कि हमारा सेकंड रिजल्ट आ चुका है जिसमें हमने रिमाइंडर को 1 दिखाया है। अभी इसी तरह से हम ले लेते हैं इसका थर्ड केस। थर्ड केस के अंदर आपको अभी a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 लेना है, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 इस तरह से ले लेते हैं। अगेन फिर स्केयरिंग करेंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो स्केयरिंग के बाद देखिए कैसा दिखाई देगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर, यहाँ पे भी स्केयर आ जाएगा। स्केयर करने के बाद यहाँ से जो रिजल्ट आता है हमारे पास वो आता है 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q, इस तरह से आ जाएगा आपके सामने। अभी देखिए यहाँ पे अपने को यहाँ पे 3 को कॉमन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू 3 से डिवाइड हो जाती है, लास्ट वाली वैल्यू भी 3 से डिवाइड हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जो 4 है वो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा यदि हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं। तो पहले इसको हम थोड़ा स्प्लिट कर लेते हैं, ये कैसे दिखाई देगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस जो हमारे पास 4 है इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ 3 प्लस 1 की फॉर्म में, ताकि हम यहाँ से कुछ कॉमन निकाल सकें और ये हमारा रिमाइंडर बच जाए। इसको मैं ऐसे लिखेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास यहाँ से बचने वाला है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और पीछे हमारे पास 1 यहाँ से बचा हुआ है। इसी तरह से ये जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको हम यहाँ पे m लेट कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ से क्या दिखाई देगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1, यानी कि हमने तीनों ही केस में क्या देखा कि यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास फर्स्ट केस में 0 बचा हुआ था, सेकंड केस के अंदर रिमाइंडर जब देखा तो यहाँ पे 1 बचा हुआ था, और थर्ड केस में भी हमने क्या देखा कि रिमाइंडर हमारे पास यहाँ से 1 बचा हुआ था। इसका मीनिंग ये निकलता है जब किसी नॉर्मल नंबर को डिवाइड किया जाता है तो डिफरेंट रिमाइंडर हमारे पास आते हैं, लेकिन स्केयर की कंडीशन या क्यूब की कंडीशन लगाते हैं तो वहां पे रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है और कुछ जो आपके कुछ ही रिमाइंडर हैं वो वहां पे बच जाते हैं। अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5।
इसका सोल्यूशन निकालने से पहले इसकी स्टेटमेंट को एक बार समझ लेते हैं। यूज यूक्लिड डिविजन्स लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m plus 1, 9m plus 8। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है, अपने को यूक्लिड डिविजन्स लेमा का यूज करके ये दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स वो या तो 9m की फॉर्म में होगा, 9m plus 1 की फॉर्म में होगा, या 9m plus 8 की फॉर्म में होगा। या हम इसको नॉर्मली इस तरह से समझ सकते हैं कि जब किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड किया जाता है तो उसमें आने वाले रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी 0 से 8 तक रहती है, लेकिन यदि उसी सेम नंबर का हम क्यूब करते हैं और फिर 9 से डिवाइड करते हैं तब रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। यानी कि रिमाइंडर उस केस में हमेशा या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 8 आएगा। तो जैसे बचे हुए रिमाइंडर है, सपोज कीजिए 2 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है, तो इस तरह के रिमाइंडर कभी आपके नहीं आएंगे जब किसी भी नंबर का क्यूब किया जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट a be any positive integer and b is equal to 3 is divisor। यहां पे मैं b को 3 डिवाइजर इसलिए ले रहा हूं क्योंकि b 9 का फैक्टर है और 9 से जो वैल्यू डिवाइड होती है वो हमेशा 3 से भी होगी। यदि आप b को 3 डिवाइजर मान के चलते हैं तो आपकी क्वेश्चन की लेंथ ज्यादा नहीं होगी और ये 2 या 3 स्टेप के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। यदि आप यहाँ पे डिवाइजर 9 लेकर चलते हैं तो क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पे डिवाइजर 3 लिया गया। सो आगे ले लेते हैं इसको। सो बाय यूक्लिड डिविजन्स लेमा देखिए यूक्लिड डिविजन्स लेमा के अकॉर्डिंग ऐसे लिखा जाता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर की वैल्यू हमारी कहां पे लाई करेगी। देखिए आर की वैल्यू या तो 0 से बड़ी हो सकती है या 0 के इक्वल हो सकती है, लेकिन हमेशा ही ये वैल्यू हमारी जो डिवाइजर होता है यानी कि b है उससे हमेशा छोटी रहेगी। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू b की वैल्यू देखिए हमने यहाँ पे सपोज किया है b इज इक्वल टू 3, तो हम यहाँ पे इसको 3 लिख लेते हैं, 3q प्लस r, वेयर r इज इक्वल टू 0, 1, 2। ये 3 वैल्यू हम r की पुट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ये इक्वेशन नंबर 1 दी गई है और आपको अब ये वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो r इज इक्वल टू 0, 1 and 2 in equation 1 में हम रख लेते हैं वी गेट। देखिए हमारे पास क्या क्या आंसर आएंगे। सबसे पहला जो आंसर आता है वो a इज इक्वल टू, हमारे पास यदि यहाँ पे r की वैल्यू को 0 रखा जाएगा तो यहाँ से आएगा 3q, उसके बाद 3q प्लस 1 आ सकता है और 3q प्लस 2 आ सकता है। ये हमारा क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है जैसे पहले किया था। यदि किसी बच्चे ने वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वीडियो को आप देखें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को समझें। तो देखिए 3 तरह की पॉसिबिलिटी हमारे पास आ चुकी है, 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। लेकिन अभी आंसर नहीं निकला है। आंसर के अकॉर्डिंग अपने को अब यहाँ पे क्यूब करना है, तो हम क्यूब कर लेते हैं। क्यूब करने के लिए मैं इस कंप्लीट चीजों को इरेज कर रहा हूं, इसलिए आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तभी तक वीडियो यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे चलते हैं।
दोबारा से देखिए, हमारे पास तीन तरह की पॉसिबिलिटी आई हुई थी। ए इज इक्वल टू 3Q प्लस 1 एंड 3Q प्लस 2। इस तरह की पॉसिबिलिटी हमारे पास आई हुई थी। तो अब यहाँ पे हम तीन केस बनाएंगे और तीनों केस में ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा रिमाइंडर है वो या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 8 आएगा। इसमें हम अब की बार जो डिवाइजर है वो 9 का यूज करेंगे, क्योंकि 3 का क्यूब करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आती है वो 27 होती है, और 27 एक ऐसा नंबर है जो 9 से डिवाइड हो जाता है। यानी कि जब 27 हमारे पास आएगा तो हम उसको उसमें से 9 को कॉमन निकाल के उसको एज ए डिवाइजर मान लेंगे, जिससे हमारा जो क्वेश्चन है अभी क्यूब वाला वो उस फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। केस फर्स्ट, when a is equal to 3Q। यदि आपको 3Q दिया जाए तो उस केस में क्या होगा। सबसे पहले क्यूबिंग करते हैं। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, इस तरह से आपको क्यूबिंग कर लेनी है। क्यूबिंग करने के बाद देखिए कैसे बनेगा। यहां से देखेंगे तो a क्यूब बनेगा इज इक्वल टू 3Q, और इसका हो जाएगा यहाँ पे क्यूब। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और a क्यूब इज इक्वल टू 27Q3। तो इस तरह से 27Q क्यूब आपके पास वैल्यू निकल आएगी। लेकिन अभी अपने को यहाँ पे ये दिखाना है कि किसी भी नंबर का जब हम क्यूब करते हैं, देखिए हमने नंबर का क्यूब कर दिया है। क्यूब करने के बाद यदि उसको 9 से डिवाइड किया जाता है तो 9 से डिवाइड के लिए हम यहाँ पे 9 कॉमन निकाल लेंगे। तो इस तरह से निकाल लेते हैं, A3 इज इक्वल टू, यहाँ पे 9 हमने कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास यहाँ से कितना बचेगा 3Q क्यूब यहाँ से बच जाएगा। और क्योंकि देखिए 9 हमारा डिवाइजर है तो उसके साइड में जो वैल्यू लिखी हुई है वो हमारे पास कुछ क्यूसेंट आया हुआ है, और क्यूसेंट को चाहे आप 3Q क्यूब लेट करें या उसको m लेट करें। तो हम इसको m लेट कर लेते हैं ताकि आप इसको 9m की फॉर्म में दिखा सकें। यहाँ पे लिख लेते हैं a क्यूब इज इक्वल टू 9m, और यहाँ पे आपको m को डिफाइन करना है। m हमारा इसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से 3Q क्यूब के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कोई नंबर जब उसका क्यूब किया जाता है और 9 से डिवाइड किया जाता है तो वहां पे कुछ क्वोशिएंट आता है। यहाँ पे हमने उसको m लेट किया है, और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 निकल के आया हुआ है। तो चलिए अभी करते हैं इसका सेकंड केस। केस नंबर 2 करने के लिए यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं। केस 2 के अकॉर्डिंग देखें, केस 2 के अकॉर्डिंग 3Q प्लस 1 दिया गया है तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ से a इज इक्वल टू 3Q प्लस 1। अगेन फिर क्यूबिंग करेंगे। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, इस तरह से क्यूबिंग कर लेना है। क्यूबिंग करने के बाद इस तरफ देख पाएंगे a क्यूब निकलेगा, और इधर आप यदि क्यूबिंग करते हैं तो यहाँ पे परफेक्ट आइडेंटिटी बन जाएगी। इस तरह से आप लिखोगे 3Q प्लस 1 क्यूब, इस तरह से लिखा जाएगा। आइडेंटिटी को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आइडेंटिटी कुछ ऐसे आपको दिखाई देगी, 3Q क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3Q मल्टीप्लाई 3 यहाँ से हो जाएगा आपका 3AB वाली आइडेंटिटी हमारे यहाँ पे यूज होती है, मल्टीप्लाई 1, और ब्रैकेट में आप लिखोगे 3Q प्लस 1। इस तरह से आइडेंटिटी हमारी काम करती है। ये थोड़ा सा आपका आगे आएगा यहाँ पे। तो इस तरह से आपको देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे A3 इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 27Q3 प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, प्लस यहाँ से हमारे पास 9Q आता है, और उसके बाद 3Q प्लस 1 एज इट इज लिखा जाएगा। तो यहाँ से देखिए a क्यूब इज इक्वल टू 27Q3
प्लस 1 प्लस यहां से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 27 क्यू स्क्वायर आएगा प्लस 9 क्यू। अब इसके बाद आपको इसमें से कुछ कॉमन निकालना है, वो आप 9 कॉमन निकालेंगे। तो इस तरह से देखिए A3 इज इक्वल टू, हम यहां से 9 कॉमन निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं। जो ये वाली वैल्यू हमारे पास बची हुई है इसमें से हम 9 कॉमन नहीं निकाल सकते, इसलिए इसको सबसे पीछे रख लेंगे और सिर्फ 3 पार्ट में से ही 9 कॉमन निकालेंगे। यहाँ से हमने 9 कॉमन निकाल लिया। देखिए क्या क्या बचेगा, यहाँ से देखिए 3Q पावर 3 बचेगा प्लस यहां से देखें तो 3Q स्क्वायर बचेगा प्लस यहां से कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास यहां से Q बचता है। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। लास्ट में हमारे पास प्लस का 1 बचा हुआ है, उसको हम यहाँ पे पीछे लिख लेते हैं। और इस तरह से हम जो ये वाली वैल्यू हमारे पास आई है ये हमारा क्वोशिएंट निकल के आया है, इसको हम कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो हम क्यों ना यहाँ पे इसको m लेट कर लें। तो इस तरह से A3 इक्वल होगा 9m प्लस 1। चलिए अभी करते हैं केस नंबर 3। केस 3 के अकॉर्डिंग हमारी जो वैल्यू थी वो थी 3Q प्लस 2। अब इसको ले लेते हैं, A इज इक्वल टू 3Q प्लस 2। अगेन फिर आपको क्यूबिंग करना है, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। इस तरह से आप क्यूबिंग कर लेंगे। यहाँ पे क्यूबिंग करेंगे तो यहाँ पे A3 आ जाएगा, उसके बाद 3Q प्लस 2 इसका भी क्यूब होगा। तो ऐसे लिख लेते हैं A3 इज इक्वल टू, यहां से आइडेंटिटी ओपन करते हैं तो सेम जैसे हमने पहले किया था सेकंड स्टेप में, इस तरह से करते हैं 3Q क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस यहां से लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3Q मल्टीप्लाई 2 और ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे यहाँ से 3Q प्लस 2 इस तरह से लिख लेंगे। तब यहां से देखिए तो हमारे पास आता है A3 इज इक्वल टू 27 Q क्यूब प्लस 8 प्लस यहां से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 3 जा 9 2 जा 18, तो यहां से 18 Q आ जाएगा और ब्रैकेट में हमारे पास यहां से कितना है 3Q प्लस 2। तो अगेन फिर एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, फिर कुछ कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से A3 इज इक्वल टू 27 Q3 प्लस 8 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 18 3 जा 54 Q हो जाएगा और 18 2 जा 36 Q। तो यहाँ पे Q स्क्वायर हमारा बनेगा। इसके बाद 18 2 जा 36 Q यहाँ पे हो जाएगा। अब फिर से कॉमन निकाल लेंगे 9, क्योंकि हमने एज ए डिवाइजर लिया है यहाँ पे और इसको क्यूब में दिखाया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 9 डिवाइजर कॉमन निकाल लेंगे। A3 इज इक्वल टू 9 कहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, फर्स्ट पार्ट से, थर्ड वाले से और फोर्थ वाले टर्म के अंदर से आप इसको ले सकते हैं। यहाँ से हमने 9 को कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ से 3Q क्यूब ये बचेगा प्लस यदि हम यहाँ स्क्वायर वाले से निकालते हैं तो 6Q स्क्वायर बचेगा और यदि हम यहाँ से 9 निकालते हैं तो 4Q हमारे पास बचता है। और लास्ट में क्योंकि 8 लिखा हुआ है तो यहाँ से कोई 9 कॉमन नहीं निकल सकता, इसलिए उसको एज इट इज लिखा जाएगा। तो इस तरह से A क्यूब इज इक्वल टू इस कंप्लीट पार्ट, क्योंकि हमारा क्वोशिएंट है तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, चाहे वो क्यू में रही हो चाहे वो एम में रही हो, तो दोनों केस में हम उसको लेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा कंप्लीट एम है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन में क्या देखा कि जब भी किसी नॉर्मल नंबर को 9 से डिवाइड करते हैं तो 0 से 8 तक आने की, रिमाइंडर आने की उसकी पॉसिबिलिटी रहती है, लेकिन यदि उसी सेम नंबर का क्यूब करके फिर 9 से डिवाइड किया जाता है तो हमारे रिमाइंडर पहले से कम हो जाते हैं और वो सिर्फ 3 रिमाइंडर पे ही हमारे शिफ्ट हो जाते हैं। या तो रिमाइंडर 0 आता है, रिमाइंडर या 1 आता है या 8 आता है, इसके अलावा कोई रिमाइंडर नहीं आ सकता। तो इस क्वेश्चन में ही दिखाने की कोशिश की गई है। आई होप
ये वीडियो सभी को पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।